नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक अलग विषय पे बात करते हैं जो राजद्रोह से संबंधित है। सन 2022 में राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने निलंबित कर दिया था और भारत सरकार ने भी एफिडेविट के माध्यम से अपना पक्ष रखा था, जिसमें और भी संबंधित लोगों और अथॉरिटी से बात करने की बात कही गई थी। इसी संबंध में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन दिया है कि राजद्रोह के कानून को बनाए रखा जाना चाहिए। हाँ, और इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है, जिसको पूरी तरह से निलंबित या रिपील करने की बात खारिज कर दी गई है। इसी विषय पे हम लोग बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता का निर्माण 1860 में हो गया था और प्रथम विधि आयोग के रिकमेंडेशन से हुआ था। 1870 में एक नया सेक्शन जोड़ा गया जो 24A के रूप में था, 124A के रूप में था, जिसमें राजद्रोह के बारे में बताया गया था और 10 वर्षों बाद इसके परिभाषा को संशोधित किया गया था। आज़ादी से पहले इस सेक्शन का उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों के दमन करने के लिए किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और आज़ादी के बाद यानी जब से संविधान लागू हुआ तब से यह आरोप लगाया जाता है कि हमारे देश में जो भी राज्य में सरकार रही हो, चाहे केंद्र में कोई और सरकार रही हो, इन सभी ने दमन करने के लिए या विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए इस कानून का उपयोग किया है। इसी संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। तो जो 124A में बात लिखी गई है, इसको पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद विस्तार से इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सेक्शन 124 में लिखा गया है कि जो कोई भी बोल करके, लिख करके, संकेतों के माध्यम से या दृश्य परिस्थिति से भारत के विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या असंतोष उत्पन्न करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, उसे राजद्रोह इस सेक्शन के अंतर्गत दोषी माना जाता है। और ये जो ऑफेंस है नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, मिनिमम पनिशमेंट 3 वर्ष का है। ये बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है। इसमें दोषी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है। ये रह गया अपराध के विषय में। आज़ादी से पहले वैसे तो कई स्वतंत्र वीरों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, परंतु मैं एक मुकदमे का अवलंब यहाँ पे लेता हूँ बाल गंगाधर तिलक जी के संबंध में। बाल गंगाधर तिलक जी को 2 बार राजद्रोह के लिए सजा दिया गया था। पहली बार में 4 मास के लिए, तब उस समय कुछ और परिभाषा था, और दूसरी बार में उन्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जब उनकी दूसरी बार सजा हुई थी, उसको पढ़ करके यदि आप राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र को प्रेम करने वाले हैं और एक अधिवक्ता के रूप में भी आप बहुत ही कुछ सीख सकते हैं उन आर्गुमेंटों से। सन 1908 में 12 मई को बाल गंगाधर तिलक जी एक पत्रिका निकालते थे, मराठी केसरी, जिसमें मराठी भाषा का पत्रिका केसरी था। उसमें उन्होंने एक लेख लिखा था, देश की दुर्दशा, जो कि मराठी भाषा में लिखा गया था। इसी लेख के लिए उन पे दूसरा राजद्रोह का मुकदमा लाया गया। जब उन पे मुकदमा लाया गया तो उन्होंने 3 महत्वपूर्ण उस समय बात कही थी। वो यह पहला बात यह था कि मैं यहाँ दया की भीख मांगने नहीं आया हूँ, न्यायालय में उन्होंने कहा था, बल्कि जो मैं किया हूँ उसकी सजा या परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूँ। जब उनके अधिवक्ताओं ने यह सलाह दिया कि आप यह लिखिए कि आपने यह मतता की स्थिति में लिखा है, तब उन्होंने कहा कि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ और मैं जो कुछ भी लिखा हूँ उसका परिणाम और उसकी स्थिति को भली भांति जानते हुए लिखा हूँ। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि यह हो सकता है कि सरकार मुझे पसंद ना करे, परंतु सरकार का न पसंद करना किसी भी कारण से मुझे न्याय से विरत नहीं किया जा सकता है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इस केस में ज्यूरी के मेजॉरिटी डिसीजन ने, उस समय ज्यूरी भी हुआ करती थी जो बाद में एबॉलिश कर दिया गया, ज्यूरी लोग जो थे उन्होंने मेजॉरिटी से उन्हें दोषी मान लिया।
दोषी मानने के बाद जब उनकी स्टेटमेंट की बात हुई तो उन्होंने 21 घंटा 10 मिनट तक संबोधन दिया था। उसमें भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई थी। उनके जो आर्गुमेंट थे अकाट्य थे। वो बार बार न्यायाधीश से ये पूछे कि यदि आप होते मेरे जगह पे और आपके साथ ऐसा दुर्दशा आपके देश के साथ होता तो आप क्या करते? क्या जो ब्रिटेन में प्रेस को स्वतंत्रता मिली हुई है वो भी वही स्वतंत्रता भारत में भी मिली हुई है? कहने की बात यह है कि उनके तर्कों के आगे अंग्रेज जज के पास कोई तर्क विशेष था नहीं, परंतु जो अंग्रेज अधिकारी थे वो सरकार के ब्रिटिश सरकार के चापलूस अधिकारी थे। किसी भी तरीके से तिलक जी को उन्हें पनिश करना था। हुआ ये कि उनको पनिशमेंट दे दिया गया। उसी में उन्होंने एक कोटेशन दिया था कि संगमरमर के पट्टिका पर लिख लिया जाए, जिसको जब भारत स्वतंत्र हुआ और बॉम्बे हाईकोर्ट के कमरा नंबर 46 में जहाँ पे तिलक जी का ट्रायल हुआ था उस कोटेशन को लगाया गया है और जिसका उद्घाटन प्रथम न्यायाधीश बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस छागला द्वारा किया गया है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण तथ्य थी। इसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन संक्षिप्त में मैंने बताने का प्रयत्न किया कि संविधान लागू होने से पहले कैसे स्वतंत्र वीरों को परेशान किया जाता था और राजद्रोह के मुकदमा को किस तरह से हमारे स्वतंत्र वीर फेस करते थे। न दया मांगते थे, न कोई उम्मीद करते थे ऐसा। ये बात मैंने भारत सरकार द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक से पढ़ी है, ऑथेंटिक रेफरेंस है। इसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ। संविधान में बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19 में दी गई सारे नागरिकों को। उसी बोलने की आज़ादी के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा था 124 राजद्रोह का मुकदमा। परंतु संविधान लागू होने के बाद न्यायतंत्र जो है या न्यायपालिका है वो लिबरल इंटरप्रिटेशन राजद्रोह के कानून को करने लगा। तब प्रथम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रथम महत्वपूर्ण केस कह सकते हैं कि केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है, जो सन 10 जनवरी 1962 को बीपी सिन्हा द्वारा डिसाइड है। जस्टिस बीपी सिन्हा का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसे डिसाइड किया था। इस केस का संक्षिप्त रूप से तथ्य हम लोग जानते हैं। जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए तो जो भी कॉमरेड थे, कम्युनिस्ट थे, वो अपने आप को स्वतंत्र वीरों की श्रेणी में रखने लगे और सारे कार्य वैसा ही करने लगे जैसे क्रांतिवीर अंग्रेजों को भगाने के लिए करते थे। और ये लोग अपने ही सरकार को, यानी जो संविधान से स्थापित सरकार थी, उसी को अंग्रेजों द्वारा स्थापित सरकार समझ के देश में उन्माद मचाते थे। पहले भी, अभी भी कहीं कहीं मचाते हैं। ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा जिन्होंने ऐसा देखा हुआ है। केदारनाथ सिंह भी एक कॉमरेड थे और 1953 में बिहार के बेगूसराय में, बेगूसराय का संबंध आगे भी मैं जोड़ूंगा एक क्रांतिकारी युवा से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अंग्रेज चले गए, सत्ता छोड़ गए और कांग्रेसी कुत्तों ने इस सत्ता पे बैठ गया जिनको हटाना है। इसी स्टेटमेंट के लिए उन दिनों देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री थे। केदारनाथ सिंह पे मुकदमा लाया गया और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक चला। 1953 से 20 जनवरी 1962 तक मुकदमा चलता है, जिसमें केदारनाथ सिंह को क्लीन चिट दे दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि उनका स्टेटमेंट राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। उसी में कई तरह की गाइडलाइन भी दी गई है। एक बात को समझना होगा कि हमारे इसी सेक्शन में सरकार की आलोचना करना, टिप्पणी करना प्रतिबंधित नहीं है, वो राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन भाव से और बोल करके एक थीन लाइन है जिस पे बोलना और देश उत्पन्न करने की स्थिति में किया गया कार्य या भाषण ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया वो देशद्रोही है। इसके बाद इसकी आलोचना की श्रेणी में कोर्ट के द्वारा लाया जाता है। इसमें बहुत सारे मुकदमे हैं। तो ये हम लोगों ने प्रथम मुकदमा देखा। अब दूसरा मुकदमा हम लोग एक 2012 का याद करते हैं। असीम त्रिवेदी का मुकदमा था। उस समय देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था और कांग्रेस की सरकार तब भी थी। असीम त्रिवेदी एक कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने करप्शन को लेके एक कार्टून बनाया, उसी के लिए उन पे देशद्रोह का मुकदमा चला। बाद में वो भी बरी हो गए। 2012 के बाद आप देखे होंगे
कि कई ऐसे अवसर आए, SC/ST का आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में दिशा रवि जैसे एक्टिविस्ट पे और भी बड़े एक्टिविस्ट थे जिन पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इन सब मुकदमों से परे आप सब लोग याद किए होंगे या याद होगा, 2016 में JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देशद्रोह के नारे लगाए गए, कथित रूप से कहे जाते हैं कि नारे लगाए गए। उनमें युवा कॉमरेड कन्हैया कुमार को भी दोषी बनाया गया, दोषी तो नहीं कह सकते हैं, उसमें अभियुक्त बनाया गया है। और कन्हैया का भी संबंध बेगूसराय से है, ये भी कॉमरेड यानी कम्युनिस्ट ही हैं। तो इन पे अभियोजन चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी निलंबित कर रखा हुआ है, इसलिए उस पर आगे ट्रायल इन्वेस्टिगेशन कुछ भी हो नहीं रहा है, अभी सब कुछ निलंबित है। 2016 के बाद से इस पे यह बहस देश में चल पड़ी थी और 2022 आते आते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया कि इसको रिपील कर दिया जाना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि नागरिकों की स्वतंत्रता या स्वस्थ लोकतंत्र में इस कानून की अब आवश्यकता नहीं है। तब के स्वतंत्र वीरों ने भी, महात्मा गांधी जी ने भी इसके दुरुपयोग को देखते हुए ख़त्म करने की बात कही थी। और समय समय पर लॉ कमीशन ने भी अलग अलग बात और टिप्पणियां की है इस विषय में, परंतु सोचने की बात है। और एक नया कानून 2019 में बना है, जिसके बन जाने से बहुत ज़्यादा इस कानून की बात उसमें कवर कर ली जा रही है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट कुछ करके है, उसका नाम करेक्ट 2019 का है, उसमें कवर ये बात हो रही है। तो बहस चल रहा था देश में कि इस कानून को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, परंतु ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसे बनाए रखे जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन देश के खिलाफ कुछ न कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे में देशद्रोह का कानून का होना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज चले गए तो ये अपराध की श्रेणी ही बदल गई या अपराध ही खत्म हो गया। आज भी ग्लोबल टेररिस्ट अटैक आए दिन वैचारिक रूप से या हथियारबंद रूप से भारत पे कर रहे हैं, तो इसको रखा जाना चाहिए और इसको प्रभावी रूप से रखा जाना चाहिए। इसी विषय में लॉ कमीशन ने समय समय पर रिकमेंडेशन दिया है, जिसको आप लोगों को मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। 1968 में लॉ कमीशन ने कहा था राजद्रोह को खत्म करने का विचार खारिज कर दिया गया, 1968 में लॉ कमीशन के द्वारा। फिर 1971 में इसको लॉ कमीशन ने इसके दायरा को बढ़ाने की अनुशंसा की और इसमें विधायिका, न्यायपालिका सबको कवर करने की बात कही गई। फिर 2018 में आइए, 2018 में 124A को निरस्त करने के पक्ष में विधि आयोग था। आप 2018 की घटना के और विधि आयोग के संबंध में विद्वान व्यक्ति यह बता रहे हैं कि विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस दलवीर भंडारी थे, जस्टिस बलबीर सिंह चौहान थे, माफ़ कीजिएगा। और लोग कह रहे हैं कि 2012 में एक केस डिसाइड किए थे ये रामलीला मैदान में, जिस रामलीला मैदान केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने कहा था कि व्यक्तियों को सोने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। आपको बता दें कि तब स्वामी रामदेव महाराज जी भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान में कर रहे थे। उनके लोग रात को सोए हुए थे, दिल्ली पुलिस ने उन पर आक्रमण कर दिया, पीट पाट के भगा दिया। उसी पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। इसी फैसले से प्रभावित होकर के लोग ऐसा बताते हैं कि जस्टिस चौहान को लॉ कमीशन का अध्यक्ष अपॉइंट करने में सरकार महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाई थी, परंतु सरकार के जो मैनिफेस्टो में एजेंडे थे उससे लॉ कमीशन के विचार विपरीत आने लगे। जैसे राजद्रोह, सरकार पक्ष में है कि राजद्रोह लागू रहना चाहिए, लॉ कमीशन कहता है नहीं लागू होगा, इसे निरस्त कर देना चाहिए। फिर सरकार कहती है कि हम सिविल कोड लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लॉ कमीशन उस समय रिकमेंड किया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। फिर 2023 में नया लॉ कमीशन बना है, इसका नया रिकमेंडेशन आया है कि इस कानून को बने रहने दिया जाए, परंतु इसमें कुछ आवश्यक संशोधन कर दिया जाना चाहिए। ये रहा लॉ कमीशन का से रिलेटेड
और राजद्रोह के मुकदमे से संबंधित विषय के बारे में बात। यदि आप सभी को कंटेंट अच्छा लगा हो, हालांकि इसमें क्या होता है आगे अभी फैसला आना शेष है। लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन सरकार पे बाध्यकारी नहीं है, सरकार चाहे तो माने या चाहे तो ना माने, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अभी कुछ भी उलटफेर नहीं हुआ है। जब सरकार अपना पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट में, तब बड़ा निर्णय आएगा कि इसको लागू रखा जाता है कि नहीं लागू रखा जाता है। इसके बाद कोर्ट का फैसला मायने रखेगा। कोर्ट के फैसले के बाद विधायिका क्या करती है वो सब बातें मायने रखेंगी। और जैसे ही नया कुछ डेवलपमेंट आएगा तो और विस्तार से आप सभी लोगों के साथ मैं चर्चा करूंगा। यदि आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और जानकारी के लिए। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।